हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। इससे पहले हम लोग विकास से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जैसे वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, विकास के विभिन्न आयाम क्या है, अधिगम, ये सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसका एमसीक्यू भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक है हम लोग का विकास का सिद्धांत। विकास के क्या क्या सिद्धांत है। देखिए, कुछ भी करते हैं हम लोग तो कोई ना कोई वो रूल को फॉलो करेगा। तो बच्चा में भी विकास होता है ना, तो किस तरह से एक बच्चा में विकास होता है, कौन कौन सा रूल को फॉलो करता है, आखिर किस सिद्धांत पर बच्चा का विकास होता है, ये सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो विकास के जो भी विभिन्न सिद्धांत है उसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली आप बुक में देखिएगा तो किसी किसी बुक में विकास का जो सिद्धांत है 9 भी दिया हुआ है, किसी में 11 भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आपको सारा जो भी विकास का सिद्धांत होता है सारा के बारे में बताएंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अब ये जान लीजिए, जो क्वेश्चन आपका जो है ना, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डायरेक्ट आपका सीटेट हो या जेटेट हो, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। डायरेक्ट आपका ऑप्शन, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सिद्धांत का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत का नियम नहीं है। तो इसमें कोई तीन दिया हुआ रहेगा, एक जो नहीं रहेगा वो अलग दिया हुआ रहेगा, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। लेकिन आसानी से कैसे पहचानिएगा, जब तक आप सारा नियम को जानिएगा नहीं। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, इसी पॉइंट से आपका सीटेट जेटेट में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसके अंदर से भी पूछता है। बाकी बीएड में तो नॉर्मली आपका पूछेगा विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में बताएं, फिर या किसी पार्टिकुलर सिद्धांत के बारे में पूछा तो भी बता सकते हैं। तो सारा हम डिटेल में बताएंगे, वन बाय वन करके। पहले थोड़ा थोड़ा हम यहाँ बता देते हैं, उसके बाद फिर से इसके बारे में सारा डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके ए टू जेड बताएंगे, ठीक ना। तो पहला सिद्धांत क्या है, विकास का जो सिद्धांत है उसमें पहला विकास का सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है आपका क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत क्या बोलता है, यह सिद्धांत बोलता है कि जो जो भी बालक का विकास होता है वह सतत होता है। और जो बालक का विकास होता है, पहले भी आपको बताया, जो बालक का विकास होता है वह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, ठीक ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही बोल रहा है कि जो बच्चे का विकास होता है वह कंटिन्यूअस होता है, माँ के गर्भ से लेकर बच्चा का मतलब जीवन पर्यंत चलते रहता है, मृत्यु तक चलता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या है, फिर इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, अब बस अभी आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसको ये भी बोलते हैं, विभिन्नता का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा विभिन्नता, विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक। विभिन्नता का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, किसी किसी बुक में वैसे भी मिलेगा, ठीक ना। तो विभिन्नता का सिद्धांत क्या बोलता है, विभिन्नता का सिद्धांत बोलता है ना कि हर बालक में ना जो विकास का गति होता है ना वह अलग अलग होता है। और किसी भी बालक में जो विकास है ना अचानक नहीं होता है, सब में धीरे धीरे होता है, और आकस्मिक मतलब अचानक नहीं होता है। हर बालक में विकास का गति क्रम तो एक होता है, हमेशा वो आपको बोलते आ रहे हैं, बालक में विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस ऑर्डर है, वो एक होता है सब में। लेकिन जो विकास का गति वो अलग अलग होता है, किसी में विकास थोड़ा जल्दी होता है, किसी में कम होता है, अलग अलग गति से होता है। उसके बारे में ही ये दूसरा नियम है, जो अभी भी व्यक्तिगतता का नियम ये बताता है, इसको बोलते हैं विभिन्नता का भी नियम, ठीक ना। उसके बाद दूसरा है परजी परिमार्जिता का सिद्धांत, ठीक ना। ये सिद्धांत भी देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि परिमार्जिता, इसके बारे में बताएंगे। इसका मतलब होता है कि आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो परिमार्जिता का सिद्धांत है ना, ये बताता है एक बालक में जो गति और दिशा होता है ना, मतलब बालक का जो विकास करने का गति और दिशा होता है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उसी को बोल रहे हैं परिमार्जित किया जा सकता है, ठीक ना। उसी का मतलब हुआ बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक ना। मान लीजिए किसी का गलत संगति में कोई आ गया है बालक, लेकिन उसको सही से उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो
गाइडेंस मिलेगा तो उसको सुधारा जा सकता है, गलत राह से सही राह में उसको लाया जा सकता है। तो उसी के बारे में बताता है जो आपका तीसरा सिद्धांत है, कौन? परिमार्जिता का सिद्धांत ये बताता है, ठीक ना। अब चौथा क्या है? चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। ये भी आपको पहले बताते आ रहे हैं कि बालक का जो विकास होता है ना, वो एक प्रॉपर क्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है। तो उसी ऑर्डर के बारे में बताता है कि जो भी बालक का एक विकास होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। कौन सा ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए अभी कि उसके जो विकास का क्रम है, हर बालक का जो विकास एक प्रॉपर क्रम में होता है, उसी के बारे में ये सिद्धांत बताता है। फिर अगला सिद्धांत है आपका क्या? सामान्य से विशिष्ट। ये सिद्धांत बताता है, ऐसे भी आप लोग को हम पहले बताएं कि जो विकास है ना, सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत बताता है कि जो बालक का विकास होता है ना, वह सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे सामान्य कहने का क्या है मतलब है कि मान लीजिए जैसे होता है, आप लोग देखते होंगे ना बच्चा में, बच्चा को कुछ दीजिएगा तो वो अपना हाथ से ना कुछ मुंह में लेने के लिए सारा कुछ को सोचेगा, इसको भी ले उसको भी ले, क्योंकि उस समय उसको छोटा बच्चा है तो पता नहीं रहता क्या खाने वाला है क्या खाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह उसका विकास होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे वह जो खाने वाला चीज रहेगा सिर्फ उसी को लेगा। तो जैसे सारा चीज किस में आ गया, वह सामान्य में आ गया, ठीक ना। बाकी जो प्रॉपर खाने वाला चीज है तो वो साधारण से फिर वो विशिष्ट में आ जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए फिर ये सारा कुछ के बारे में पहले हम लोग पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे और उसका सिद्धांत से रिलेटेड पहले बताए हैं, विकास से रिलेटेड अब सिद्धांत से लेकर बताएंगे, ठीक है ना। फिर अगला सिद्धांत क्या है आपका? केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ना, जो बालक का विकास होता है, पहले भी आप लोग को बताएं, बालक का सिद्धांत जो विकास होता है ना, केंद्र से मतलब शरीर का मध्य भाग से लेकर बाहरी भाग, बाहर तरफ होता है, ठीक है ना। केंद्र से लेकर पैर, हाथ में होता है, फिर पैर में होता है, बाहर की तरफ होता है। तो उसके बारे में बताता है ये सिद्धांत, ठीक है ना, केंद्र से निकट का सिद्धांत। उसके बाद ये जो आपका सातवां सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या है? मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, ठीक है ना। ये सिद्धांत जो बताता है ना, ये भी बालक का विकास का सिद्धांत है। तो ये क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है, देखिए मस्तका, इसका मतलब क्या होता है? इसी का मतलब आपका सिर होता है, ठीक ना, सिर। तो ये जो विकास का सिद्धांत बोलता है कि बालक का जो विकास होता है ना, वह सिर से स्टार्ट होता है। सिर से कहाँ तक? सिर से पैर तक, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। उसके बारे में ही सारा कुछ जो ये सिद्धांत है बताता है, बालक का विकास के बारे में। बालक का विकास कहाँ से होता है शुरुआत? बालक का विकास सिर से लेकर पैर तक होता है, ठीक है। इसको सिर से पैर का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। फिर उसी तरह एकीकरण का सिद्धांत है। फिर वो जोड़ जोड़ के थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे एग्जांपल में आपको बताएं तो पहले क्या होता है इस सिद्धांत में, पहला जो बालक होता है अपने हाथ का कुछ चीज़ को उसको छूना या पकड़ना है तो पूरा हाथ का पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो क्या सिर्फ उंगली को पकड़ता है। तो उसी तरह से ना ये सिद्धांत उसके बारे में बताता है, एकीकरण का सिद्धांत, इसके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। फिर ये है अगला सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत बताता है कि बालक का विभिन्न, जो बालक के विकास का ना विभिन्न आयाम होते हैं। कौन कौन सा? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सृजनात्मक विकास, तो बहुत सारा विकास के आयाम होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जितने भी विकास के आयाम होते हैं ना, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ही ये सिद्धांत बताता है कि जितने भी विकास के आयाम होते हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसके बारे में ये विकास का सिद्धांत बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो विकास का सिद्धांत है आपका क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान मतलब अपने जैसा एक और प्रतिमान स्थापित करना। तो उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ना, जैसे कोई भी, वो अगर कोई आदमी है या कोई भी जानवर है तो वह अपने जैसा जीव को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या होता है, आदमी होता है तो बच्चा पैदा करता है, हाथी होता है तो हाथी का बच्चा पैदा करता है, बिल्ली होता है तो बिल्ली का बच्चा पैदा होता है। तो उसी तरह अपने जैसा प्रतिरूप को पैदा करता है। तो उसके बारे में ये सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत? समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट आपका जो है, लास्ट जो सिद्धांत है ना, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत।
तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ना कि जो बच्चा का विकास होता है, बालक का विकास होता है, उसमें जो उसका अनुवांशिक कारक है और वातावरण दोनों का अंतर क्रिया के द्वारा एक बच्चे का विकास होता है। तो उसके बारे में ही यह जो सिद्धांत है बताता है। ठीक है, अभी तो आप लोग को हम शॉर्ट में बताएं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहेगा 110%। जो ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, विकास के विभिन्न सिद्धांत, आपका चाहे बीएड का यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, 100% पूछता ही पूछता है। शायद ही किसी सेमेस्टर में या किसी ईयर में नहीं पूछा होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूछता है। बाकी आप सीटेट दें, जेटेट दें या कोई भी स्टेट का एग्जाम दे, इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकास का नियम नहीं है। जो भी हम 11 विकास का नियम आपको जो बताए ना, विकास के सिद्धांत बताए ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछा हुआ है। फिर से जब एमसीक्यू करवाएंगे तो आप देखिएगा कि इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत का नियम नहीं है। तो अगर आप अभी 11 सिर्फ ये याद रख लीजिएगा ना, तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो 11 विकास का सिद्धांत है, इसको अपना माइंड में पूरा सेट करके रख लीजिए कि नहीं ये होता है, और क्वेश्चन इससे पूछेगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक करके अब देखते हैं, ठीक है ना। सारा तो हम आपको एक शॉर्ट में बता दिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। अब डिटेल में देखते हैं सब सिद्धांत के बारे में। देखिए, पहला क्या है आपका, पहला जो देखिए क्या बोल रहा है, विकास के सिद्धांत, ठीक ना। विकास के सिद्धांत आपको पहले ही बताएं, जो विकास में मनुष्य में जो विकास की प्रक्रिया कहाँ से होती है, गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करती है। क्योंकि जो भी बच्चा का विकास होता है, बालक का विकास होता है, तो कुछ ना कुछ वह नियम को फॉलो करता है। एक नियम के तहत ही, सिद्धांत के तहत ही बालक का विकास होता है। तो वो सारे सिद्धांत के बारे में एक एक करके आप पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या था हमारा, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आपको पहले भी बताएं कि बच्चा का जो विकास होता है, एक विकास क्या होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, ठीक ना। हाँ, तो उसी के बारे में बताता, देखिए क्या लिखा हुआ, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले भी बता चुके हैं, बहुत जितना भी क्लास हुआ हर क्लास में बोलते जा रहे हैं कि मानव विकास एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपका सीटेट में, जेटेट में, बहुत से एग्जाम में, जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा, जन्म से मृत्यु तक भी रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी रहेगा माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता है विकास, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत, तो ये जो निरंतरता का जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ये बताता है कि यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विकास की गति धीरे धीरे होती है, और इसमें कोई भी विकास आकस्मिक मतलब अचानक ढंग से नहीं होता है। कि आप देखते हैं कि बच्चा जैसे पैदा हुआ थोड़ा तुरंत है सो चलना सीख जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो अचानक विकास नहीं होता। या फिर कोई बच्चा है सो धीरे धीरे अभी चलना सीखा है, तो तुरंत दौड़ने के लिए नहीं ना सीख जाएगा, उसमें तो टाइम लगता है। तो वही जो भी विकास होता है ना, अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। उसके बारे में यह बताता है सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए एक मनोवैज्ञानिक जो स्किनर है, स्किनर महोदय क्या बोल रहे हैं, उनके अनुसार क्या बोल रहे हैं, उनके अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है, कौन सा तथ्य, केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इनके अनुसार ये बोल रहे हैं कि जो बालक में विकास होता है ना, तो उसमें अचानक विकास नहीं होता है परिवर्तन। वो बोल रहे हैं जो भी परिवर्तन होता है उसमें अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। जैसे फिगर में देखिए, या क्या ये सिद्धांत जो बता रहा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए छोटा बच्चा है, इसका जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर यहाँ से देखिए धीरे धीरे बूढ़ा हुआ और पूरा बूढ़ा हुआ। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो विकास है आपका का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है। उसी के बारे में ये फिगर में थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो सिद्धांत है पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि हम हर चीज़ को जितना भी बता रहे इतना डिटेल में बता रहे। और आप देखिएगा जितने भी प्लेटफॉर्म है, आपको बस एक लाइन बता दिया जाएगा, बस ये जो है ना इतना ही लिखा हुआ रहेगा, और इतना सारा हम डिटेल में लिखे हुए। क्योंकि मान लीजिए अभी हम इतना सारा अगर हम चाहते तो
बस आपको बोल देंगे, आपका माइंड में एक कान से आप सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर सारा आपका नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है तो आप बाद में वीडियो नहीं भी देखिएगा, ये तो एप्लीकेशन में, पेड एप्लीकेशन में जो भी कोर्स चल रहा है उसमें आपको सारा मिल जाएगा, वहाँ से एक बार खुद से रिवीजन भी कर लीजिएगा तो सारा आपका माइंड में आ जाएगा। इसके बाद हम पूरा शॉर्ट में भी एक लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो शॉर्ट नोट्स भी देंगे सीडीपी का पूरा मेन मेन पॉइंट का, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला उसी का उदाहरण है, ठीक ना, जो पहला जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है उसी का उदाहरण है। क्या बोल रहा है उदाहरण, देखिए क्या उसमें पहला उदाहरण क्या है, शारीरिक अभिवृद्धि, ठीक ना। क्या बोल रहा है, जो मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, एकदम अचानक से नहीं बढ़ता है, ठीक ना। और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। ये बोल रहा है जो मनुष्य का आयु होता है ना, जो उसका एज होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है। और कब जो उसका बढ़ता है, जब आदमी बढ़ता है तो एक एज तक बढ़ता है, कौन सा बताएं तो आपको, किशोरावस्था, बालक की विभिन्न अवस्था के बारे में अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी आएगा एक दो क्लास के बाद वो भी। तो बालक का क्या होता है, जो उसका उम्र 18 साल हो जाता है उसके बाद क्या उसका बढ़ता है, उसका हाइट नहीं बढ़ता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि परिपक्वता मतलब 18 साल जब उसका हो जाता है उसके बाद रुक जाती है, ठीक ना। जो अभिवृद्धि है, जो अभिवृद्धि जो होता है, बच्चा का हाइट होता है 18 साल के बाद नहीं होता है, ठीक, रुक जाता है। किसी किसी बुक में 20 भी दिया हुआ है, जनरली 18 से 20 ही लेते हैं, 18 ही। उसके बाद देखिए उसी में क्या बोल रहा है उदाहरण में, मानव शारीरिक क्रियाएं, जो एक बालक में किस तरह की मानव शारीरिक क्रियाएं होते हैं इस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, उसके बारे में क्या बोल रहा है, जहाँ तक मानव शारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है उनमें भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उदाहरण क्या बोल रहा है, जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं, कैसी नई प्रतिक्रियाएं होने लगती है, उनमें विकास होता है या भी एकदम नहीं होता है। क्या किसी में एकदम होता है, जैसे जैसे वो उसका अनुभव होगा, उसका उम्र बढ़ेगा, एज बढ़ेगा, तो वैसे वैसे उसमें जो नया नया प्रतिक्रिया आएगा, नया नया रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके अनुसार उसका विकास भी होगा। और जो विकास ये भी होता है, ये आकस्मिक अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसमें टाइम लगता है, एकदम से तुरंत नहीं हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों, मतलब जो प्रोग्रेसिव अपवार्ड चेंजेस होता है ना, जो बढ़ने वाला, को ही विकास कहा जाता है। इसमें जो हमेशा निरंतर परिवर्तन होते रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, विकास कहा जाता है। देखिए फिगर में वही जो फिगर इसके पहले बताए थे उसी बारे में, जैसे पहले माँ के गर्भ में रहता है, फिर बच्चा का जन्म होता है, फिर वो धीरे बड़ा होता है, फिर साइकिल चला रहा, फिर से साइकिल चला रहा, फिर यंग हो गया, फिर बूढ़ा होता है। तो क्या विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहता है। अब देखिए सारा कुछ हिंदी में है तो इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में स्लाइड जितना भी हिंदी में है ना वो सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए अगर हम इंग्लिश में भी सारा कुछ पढ़ेंगे तो टाइम जितना भी 1 घंटा का क्लास है वो 2 घंटा में चला जाएगा। इसीलिए हम हिंदी में समझा रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मैक्सिमम 90% हिंदी मीडियम के कनेक्टेड है, तो हिंदी में हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंग्लिश वाले के लिए भी सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। सारा का हिंदी के बाद इंग्लिश भी उसका स्लाइड अलग से डाला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत विकास का जो सिद्धांत है दूसरा क्या है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, वही जो बोल रहे हैं विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला, पहले भी बोले थे कि जो व्यक्ति का जो विकास होता है, हर बालक का विकास एक जैसा नहीं होता है, उसका विकास का गति अलग अलग होता है, ठीक है ना, उसमें भिन्नता पाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि मानव विकास समान प्रतिमान होता है, एक समान प्रतिमान मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक पैटर्न में होता है, फिर भी वंशानुक्रम एवं वातावरण भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नता होती है। बोले ना कि हर बालक का विकास एक जैसा नहीं होता है, किसी का तेजी होता है, किसी का धीमा होता है, तो किसके कारण होता है, उसका जो इन्वायरमेंट, कौन कौन सा इन्वायरमेंट, किसी इन्वायरमेंट में कहाँ उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों का जो प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं होता। क्या देखते हैं कि कोई भी देखने में थोड़ा लगता है कि, लेकिन कोई भी, हर दुनिया में जितने भी आदमी है सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। शायद ही कोई ऐसा होंगे जो जिसका चेहरा एक दूसरे से पूरा 100% मिलता होगा, थोड़ा ना कुछ अलग रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरह क्या बोल रहा है, जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकते हैं, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होता है। यह भिन्नता विकास की गति और स्वरूप दोनों में दिखाई देती है। यही बोल रहा है, जितना भी हम बता रहे हैं कि कोई भी दो व्यक्ति होता है, किसी का विकास एक जैसा नहीं होता है, किसी न किसी रूप में भिन्नता पाया जाता है दोनों का विकास में, ठीक है। जैसे इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी देखते हैं, बालक और बालिकों में जो विकास होता है ना, उसमें भिन्नता पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो सेम एज का रहता है, मान लीजिए 15 एज, लड़का का भी 15 साल है, लड़की का 15 साल है, लेकिन वो जो 15 साल में लड़की लोग ना लड़का के कंपेयर में उसमें तुलना करते हैं, तो उससे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, और उनका जो शारीरिक जो बनावट होता है वो भी लड़के से थोड़ा ज़्यादा लगती है कि नहीं, वो ज़्यादा मतलब यंग ज़्यादा मतलब उससे देखने में क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा सीनियर लगती है, ठीक ना। 15 साल का लड़का भी है, लड़की है, लेकिन देखने से लगेगा कि लड़की 15 साल से उसका एज ज़्यादा आ रहा है, उससे ज़्यादा सीनियर लगती है, और वो मैच्योर भी लड़का कंपेयर में जल्दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, बालिकाओं का जो शारीरिक विकास है ना, बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है, जैसे परिपक्वता प्राप्त करने की गति। बताएं कि जो एक लड़की होता है ना, सेम एज में लड़का और लड़के सेम एज में है, लेकिन लड़की जल्दी मैच्योर होती है, उसी एज में लड़का के कंपेयर में जल्दी मैच्योर होती है। देखिए वही बता रहा व्यक्ति जो अलग अलग उसका जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है ना, जैसे सबका अलग अलग है, जैसे किसी को पढ़ने का मन कर रहा है, किसी को ड्राइंग बनाना है, किसी को और कुछ खेलना है, किसी को अपना एक्सपेरिमेंट या कुछ देखना है, तो उसके लिए सब अपना, जितने भी है बालक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग सिद्धांत के अनुसार उसका विकास होता है, सबका अपना अपना चॉइस है, जिसका जिसमें मन लगता है उसके अनुसार वो करते हैं, सब एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। अब देखिए अगला उसी का इंग्लिश में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, जितना भी हिंदी में बताया ना वही सिद्धांत के बारे में सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला विकास का जो सिद्धांत है, तीसरा क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत। क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले जो ये वर्ड है ना, इसका मीनिंग आप लोग जानिए। परिमार्जिता बहुत को समझ में नहीं आ रहा है, परिमार्जिता का मतलब क्या होता है। क्या होता है परिमार्जिता का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत बताता है कि बालक का जो विकास का जो होता है ना गति, मतलब जिस गति से वह कर रहा है और उसको जिस दिशा होता है उसको मॉडिफाई, परिमार्जित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में बताता है, क्या बोल रहा है, परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा, क्या तो दिशा, जो बालक का विकास का दिशा होता है और गति का परिमार्जन, वही मॉडिफिकेशन, चेंज, सुधार किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, तो क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि देखिए अब बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसका विकास हो, सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। जैसे देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित, मतलब मोटिवेट करके या गाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बताए थे ना इसके पहले जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कि बच्चा किसी गलत राह में चला गया है, गलत संगति में पड़ गया है, तो उसको मोटिवेट करके, जैसे वो पढ़ नहीं रहा है तो उसको मोटिवेट करके, नहीं देखिए तुम्हारे भैया पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद तुम ये करोगे वो करोगे, तो उसको मोटिवेट करके उसका मतलब पढ़ने में मन लगाया जा सकता है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो वही बोल रहा है, उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, उसका दिशा को बदला जा सकता है, विकास के दिशा और गति को परिमार्जित करके उसके व्यक्तित्व व्यक्तित्व के व्यवस्थापन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटी को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। वही जो बताएं कि कोई गलत संगति में पड़ गया है तो उसको मोटिवेट करेंगे,
उसको सही चीज़ के बारे में बताएंगे तो उसका जो विकास का गति या गलत संगति है वह चेंज हो जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कोई टीचर एग्जाम्पल के लिए फोटो बता रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, पढ़ा रहे हैं, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कोई लोग बात कर रहा है, तो फिर टीचर यहाँ पे उसको बोलेंगे कि नहीं ध्यान से पढ़िए समझाए, तो वही उसी को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है फिगर में, ठीक है ना। क्योंकि हम देखिए जितना भी जो भी टॉपिक ले रहे हैं सब में उससे रिलेटेड फोटो भी डालते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप एक बार फोटो भी याद रखिएगा, आपका माइंड में फोटो आएगा तो तुरंत उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट को आप कनेक्ट करके अपने माइंड में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं और एग्जाम में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, वही इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, क्योंकि देखिए विकास के सिद्धांत 11 सिद्धांत के बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितना भी टाइम लगे अच्छे से पढ़ेंगे। चौथा क्या है, विकास का क्रम का सिद्धांत। आप लोग को पहले भी बताएं कि एक बालक का जो विकास होता है ना एक प्रॉपर क्रम में होता है। ये बोले हैं कि बालक का हर बालक का विकास अलग अलग होता है, लेकिन जो विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस है, ऑर्डर है, सबका एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चा का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है तो पहले क्या करता है, वह सिर उठाता है, फिर ना सिर उठाता है, रेंगना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर क्या बैठने के बाद वह चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो हर बालक का जो ये विकास का क्रम है सब में ऐसा ही होगा, ठीक है ना, सब में ऐसा ही होगा। तो जो विकास का क्रम है सब में एक ही होता है। वही बोल रहा, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि विकास की प्रक्रिया गर्भाशय से मृत्यु पर्यंत निरंतर लगातार चलती रहती है, ठीक ना, लगातार तो चलता है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वही जितना जितना भी हम समझाएं सारा कुछ उसी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, विकास में एक विशिष्ट क्रम का पालन किया जाता है। क्या कहता है, विकास में एक विशिष्ट क्रम का पालन किया जाता है। क्या होता है, सबसे पहले बालक का गामक गामक जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो मोटर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या, भाषा संबंधी विकास होता है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है गामक डेवलपमेंट में, और भाषा संबंधी विकास में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या आता है इसमें। भाषा का विकास में, जैसे अगर बच्चा में भाषा का विकास होता है तो भाषा का विकास का क्रम क्या होता है, तो आप लोग देखते होंगे जब भी कोई बच्चा होता है छोटा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, रोता है, कुंदरन, उसी को यहाँ पे इस भाषा में बोला जाता है। बच्चा पहले क्या करता है, कंदरन करता है, क्या करता है, कंदरन करता है, रोता है, इसी को क्राइंग बोलते हैं इंग्लिश में। कंदरन मतलब रोना, ठीक है ना। बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, रोता ही है ना सबसे पहले, तो क्या करता है सबसे पहले कंदरन क्राइंग करता है, ठीक ना। फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मतलब जो जिसका अर्थ ना हो, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही कुछ कुछ बोलता है। जैसे आप लोग देखते हो ना छोटा बच्चा रहता है तो नहीं पानी को पानी से नहीं बोल पाता है, किसी का नाम है तो सही से नाम नहीं बोल पाता है, तो वही बोल रहे हैं, बता बोलने का मतलब वही है, ठीक है। क्या करता है, निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। उसी को पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका सीटेट में या जेटेट में, जब भी कोई भी टेट का एग्जाम है, ये ऑप्शन में आपका रहेगा कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है। तो ये ऑप्शन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, जब क्वेश्चन करवाएंगे उसमें भी आप देखिएगा। तो ये सब पहले जो इसका प्रोसेस क्या है ना, क्रम जो है ना, ये पूछेगा, पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले सबसे क्या करता है, बालक पहले कंद्रन करता है, सबसे पहले क्या करता है, कंद्रन करता है, फिर क्या करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मतलब बिना अर्थ का जो भी होता है बोलता है, जो नहीं जान रहा तो भी बोलने का कोशिश करता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं बबलिंग। ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा बबलिंग या क्यूइंग, ये ऑप्शन रहता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा बबलिंग या क्यूइंग करता है। फिर अंत में क्या करता है, धीरे धीरे अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। स्टार्टिंग में जैसे बच्चा पहला स्टार्टिंग में रोता है, ठीक है, रोता है, फिर पानी को पानी नहीं बोलने जाता, किसी का नाम सही से नहीं बोलने जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा राजन है, राजन को बहुत दिखेगा बच्चा में राजन नहीं बोल पाएगा, आजन बोलेगा, मतलब अलग तरह से बोलेगा जो क्योंकि बच्चा है ना, तो वो स्टार्टिंग में सही से बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो निरर्थक शब्द का प्रयोग करता है। फिर से पानी को कुछ लोग बच्चा में देखिएगा तो मानी बोलते हैं, तो वो उस स्टार्टिंग में बोल नहीं पाते। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे जैसे बच्चा का विकास होता है, बड़ा होता है, तो फिर वो सही से नाम भी उच्चारण कर पाते हैं और पानी को भी सही से बोल पाते हैं।
आप लोग अक्सर देखते होंगे, क्योंकि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना इस टॉपिक में सीडीपी में, आप देखिएगा जितना भी आप अपने रियल लाइफ में जो भी आपके आसपास पड़ोस है, सब कुछ एक बच्चा के बारे में ही पढ़ना है। तो एक उससे कनेक्ट करके बच्चे जो चीज़ों को जो भी बता रहे सब कनेक्ट करके समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहे तो पूरा समझ में आएगा। जितना भी हम बता रहे आप उसको फील कीजिए कि नहीं ऐसा तो होता ही है हमारे सोसाइटी में, किस तरह से बच्चा करता है। आप लोग दिन रात हमेशा तो बच्चा को देखते होंगे अपने आसपास घर में, तो सारा कुछ को उससे कनेक्ट करके देखिए समझिए, तो सारा कुछ माइंड में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फिर देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, गामक विकास का क्रम। इसमें दो था, क्या क्या था, बालक का, गामक का और भाषा संबंधी। इसमें भाषा संबंधी विकास का क्रम देखें किस तरह से होता है। अब ये गामक विकास में उसमें देखिए क्या होता है, पहले जो बच्चा होता है ना, पहले देखिए पहले बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है तो हाथ पैर को, जब छोटा होता है ना हाथ पैर को मारने के लिए सीखता है। क्या करता है बच्चा, पहले हाथ पैर पटकता है, ठीक है, फिर पलटता है। देखिए हाथ पैर मारने के बाद, हाथ पैर मार रहा है, ठीक है, पैर जो हाथ मार रहा है, फिर क्या पलटना सीख रहा है, क्या कर रहा है, पलटना सीख रहा है, पलटना सीखता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिर बैठता है, ठीक है। देखिए फिर बच्चा क्या करता है, बैठता है, देखिए लिख रहा है ना। फिर उसके बाद बच्चा खड़ा होता है, बैठने के बाद देखिए खड़ा होने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद क्या बच्चा खड़ा होता है। तो वही सारा कुछ हम जितना भी यहाँ पे लिख रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए चीज़ों को समझिए किस तरह से हम पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ उसको एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करके समझा रहे हैं, ताकि आपको, आप भी पढ़ाते हैं बच्चे लोग को तो आप कोशिश कीजिए किस तरह से उसको दिखा के पढ़ाएं ताकि जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, ठीक है ना, जो जितना भी बताएं अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है। अब देखिए अगला क्या है सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है, जो अगला विकास के विभिन्न सिद्धांत में जो अगला सिद्धांत है क्या है, अगला है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। आपको पहले भी बताएं, एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ कि जो बच्चा का जो बालक का विकास होता है कैसे होता है, तो सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे आप किसी बच्चा को ना उसके सामने बहुत से चीज़ों को दीजिएगा, ठीक ना, तो वो सारे चीज़ों को चाहेगा कि नहीं, वो खाने वाला चीज़ें सारी चीज़ों को पकड़ेगा या छुएगा, सारी चीज़ को लेना चाहेगा। फिर वो बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा, उसका उम्र बढ़ेगा, बड़ा होगा, उसको आएगा चीज़ों का, उसको ज्ञान होगा, तो क्या जिस जो खाने वाला सिर्फ चीज़ है उसको पकड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चा, सारा चीज़ जो भी उसके सामने रहता है सारा कुछ को लेना चाहता है, मुंह में भी डालता है ना। आप देखते होंगे अक्सर अपने आसपास में कि बच्चा के सामने रखा हुआ रहता है तो कुछ भी चीज़ रहता है तो वो उसको ये पता नहीं रहता है कि शुरू में एक बच्चा है कि कौन कौन सा चीज़ खाने वाला, कौन सा चीज़ खाने वाला नहीं है, तो वो सारा चीज़ को मुंह में ले लेता है, जो भी उसके सामने रहता है मुंह में ले लेता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको पता चलता है, धीरे धीरे बच्चा का विकास होता है, तो जो खाने वाला चीज़ है सिर्फ उसी को लेता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, समान प्रतिक्रियाओं से। कैसे होता है, समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। कैसे होता है, समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ बच्चे पहले व्यापक, जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा है, यहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ, तो सारा बच्चा चाह रहा है कि हम सारा चीज़ को ले ले, अपना मुंह में ले ले। उसको ये पता नहीं कि कौन सा खाने वाला कौन सा नहीं खाने वाला। तो वही बोल रहा है कि बच्चा पहले व्यापक और अनिश्चित प्रतिक्रियाएं करता है और धीरे धीरे अधिक केंद्रित और नियंत्रित क्रियाएं सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या, उसको जब पता चलता कौन सा खाने वाला तो सिर्फ इसी को अपना मुंह में लेगा। स्टार्टिंग में तो जो ये होता है ना इसको ही बोलते हैं जनरल, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बच्चा सारा कुछ खाने के लिए सोच रहा है मुंह में लेने के लिए, तो ये जो इसका है सामान्य ही विकास है। उसके बाद क्या, एक स्पेसिफिक चीज को लेना चाह रहा है, जो खाने वाला उसी को लेना चाह रहा है, तो फिर ये हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक। मतलब बच्चा का विकास कैसे होता है, बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। ठीक है, देखिए एक मनोवैज्ञानिक जो हरलॉक है, हरलॉक क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इस सिद्धांत के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व समान प्रकार की होती है।
ये बोल रहे हैं कि बालक में जितना भी विकास का प्रतिक्रिया होता है ना, जो भी विशिष्ट बनने से पहले क्या सब सामान्य होता है। जैसे क्या जनरल से जा रहा है ना स्पेसिफिक, तो सब पहले क्या होता है, सब पहले जनरल होता है, उसके बाद जाके विशिष्ट बनता है। तो उसी के बारे में जो हमारे मनोवैज्ञानिक है हरलोक साहब वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, बताइए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से सारा कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमको लग रहा है। ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आ रहा? अगर वैसा है तो बताइए, जिनको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका क्या उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या देखते हैं, उदाहरण। जो ये विकास का सिद्धांत है, एक बालक का जो विकास होता है कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो उसमें उदाहरण देखिए क्या बोलता है। बालक पहले हर वस्तु मुंह में रखता है। तो ये क्या है, एक सामान्य प्रतिक्रिया, यही बोल रहे हैं। जो बालक है ना स्टार्टिंग में सारा चीज को अपना मुंह में रखता है, तो यह क्या है, ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है ना, एक जनरल है। क्या है, एक जनरल प्रोसेस से समान प्रतिक्रिया है। उसके बाद क्या, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा का विकास होता है, उसको अनुभव आता है क्या खाने वाला है क्या खाने वाला नहीं है, उसके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद क्या, अनुभव के द्वारा वह केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है। क्या करता है, उसके बाद जब उसको सारा कुछ पता चलता है, तो उसे क्या खाने वाला है, जैसे इसमें एप्पल ये सेब खाने वाला है, तो उसको ही सिर्फ मुंह में लेगा, उसको ही खाएगा, बाकी चीज़ों को नहीं करेगा। ठीक है, देखिए उसकी तरह पकड़ने का कौशल भी जब रहता है ना बच्चा में, तो बच्चा पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए क्या करता है, बच्चा को देखिएगा आप, तो बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या करता है ना, सारा जितना भी होता है ना किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा अपना हाथ का प्रयोग करता है धीरे धीरे। फिर जैसे उसको पता चलेगा, फिर अपना फिंगर से पकड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है, क्या बोल रहा है, बच्चा पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ, जो पूरा हाथ है ना, पूरा हाथ है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। फिर जब पूरा हाथ से जो फिंगर किसी चीज़ को उठाना है, तो अब देखिएगा छोटा बच्चा रहता है, मान लीजिए पेन ही उठाना कुछ भी, तो पूरा ऐसे पूरा इस तरह से अगर रखा हुआ है, तो ऐसे पूरा उठाने का कोशिश करेगा। तो क्या सामान्य है, ठीक ना, सामान्य इसका हो गया। फिर जब धीरे धीरे बड़ा होगा, तो पेन उठाना है तो क्या करेगा, सिर्फ इस तरह से फिंगर को देगा, तो ये क्या विशिष्ट हो जाएगा। तो वही जो बालक का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो वही बोल रहा है, बच्चा पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ, जो पूरा हाथ क्या सामान्य है, का उपयोग करता है। फिर बाद में केवल उंगलियों का, जो सिर्फ बाद में सिर्फ फिंगर का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, सिर्फ वो विशिष्ट का उपयोग करता है। वही इसका मतलब क्या हुआ कि बालक का जो विकास होता है एक सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। उसी का यह इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जितना भी अभी हिंदी में बताए ना, उसी का क्या है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब देखिए अगला विकास का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के बारे में मतलब विकास के बारे में थोड़ा बताए थे। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा सिद्धांत है, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो बालक का जो विकास होता है ना, केंद्र से मतलब जो शरीर है ना, शरीर का केंद्र से बाहर की तरफ होता है। पहले शरीर का केंद्र का विकास होगा, केंद्र में जो उसका नर्व सिस्टम होता है, स्नायु मंडल, उसका विकास होता है। फिर धीरे धीरे हाथ में जाएगा, फिर पैर में जाएगा, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना, मध्य से बाहर की तरफ होता है। जैसे देखिए फिगर में यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से शुरू होकर दूरवर्ती क्या दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। देखिए जो बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, बच्चा यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, देखिए बच्चा का पहले विकास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, बच्चा का विकास पहले यहाँ केंद्र में होगा। फिर यहाँ से कैसे जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, हाथ की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से किधर जा रहा है, पैर की तरफ जा रहा है ना। फिर यहाँ से किधर जा रहा है, पैर की तरफ जा रहा है। तो बच्चा का विकास पहले कहाँ हो रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है ना आपको। बच्चा का विकास पहले कहाँ हो रहा है, बच्चा का विकास पहले केंद्र में हो रहा है। केंद्र में क्या, उसका जो स्नायु मंडल है, नर्व सिस्टम, वहाँ पे विकास हो रहा है। फिर वहाँ से धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, हाथ में जा रहा है, फिर पैर में जा रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। विकास का केंद्र बिंदु क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट, स्नायु मंडल, जिसको क्या बोलते हैं, स्नायु मंडल को इंग्लिश में नर्व सिस्टम से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यह सिद्धांत आंतरिक अंगों से बाहरी
अंगों तक विकास के क्रम को दर्शाता है, वही ना दर्शा रहा है। जो इसका आंतरिक अंग है यहाँ से लेकर इसका हाथ या पैर में जा रहा है तो बाहरी अंग तक विकास हो रहा है ना, तो वही दिखा रहा है। या विकास कैसे दिखा रहा है, शरीर का आंतरिक अंग से बाहर की तरफ विकास होता है। एक बच्चा का विकास कैसे होता है, तो शरीर का मध्य से अंदर का अंग से बाहर की तरफ होता है। अब चलिए विकास का क्रम आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए हम डायग्राम के साथ सारा कुछ समझा रहे हैं। जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ बस आप डायग्राम को भी समझिएगा ना, तो डायग्राम से आपका माइंड में सारा आ जाएगा। हम हर चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को 2x में 3x में जैसे देखना होगा एप्लीकेशन में, यूट्यूब में भी देखना है तो देखिए। लेकिन अब सारा कुछ आपका पेड एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी का, जो प्ले स्टोर में नाम क्या है, BA DLED नोट्स लेसन प्लान, उस नाम से है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें सारा आपका CTET का, JTET का, B.Ed सेमेस्टर 1 का सारा का पेड कोर्स बना हुआ है, बहुत सारा मटेरियल उसमें डाला हुआ है। जाइए सारा वहाँ पे पूरा फोल्डर बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का अच्छा से टॉपिक वाइज बना हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, और सारा PDF वहीं पे मिलेगा आप लोग को। तो जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे सारा कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें विकास का क्रम क्या होता है। विकास का क्रम क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्नायु मंडल, वही जो बताएं, सबसे पहले क्या है, स्नायु मंडल का विकास होता है। फिर क्या, स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग, उसके बाद क्या, जो यहाँ से है धीरे धीरे इसका जो निकटवर्ती भाग है यहाँ पे विकास होगा। ठीक है, कि निकटवर्ती भाग में क्या क्या आएगा, हृदय आएगा, क्या क्या आएगा, हृदय आएगा, फिर छाती आदि का विकास होता है। पहले यहाँ से नर्व सिस्टम से हृदय, छाती, ये सब का विकास होता है। ठीक है, फिर अंत में दूरवर्ती भाग, जैसे क्या दूरवर्ती भाग में क्या क्या, हाथ और पैर एवं उनकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। सबसे पहले यहाँ से नर्व सिस्टम से स्टार्ट होगा, हृदय छाती का विकास होगा, फिर धीरे धीरे कहाँ उसका हाथ में जाएगा, पैर में, फिर उंगली में जाएगा। उस तरह से बच्चा का विकास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा पहले क्या अपनी बाहों का उपयोग करता है, पहले क्या करता है, बाहों का उपयोग करना सीखता है। फिर अपनी उंगलियों का, बच्चा का जब वो कुछ चीज़ को उठाना रहता है, करना रहता है, तो पहले अपना बाह का उपयोग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, अपना फिंगर का, उंगली का उपयोग करता है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। बस आपको ये माइंड में रखना है कि बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास केंद्र से, स्नायु मंडल से बाहर की तरफ होता है। पहले उसका जो नर्व सिस्टम है, स्नायु मंडल केंद्र वहाँ पे होगा, फिर बाहर में उसका छाती, हृदय वहाँ पे होगा, फिर वहाँ से हाथ पैर में जाएगा, फिर उंगली में जाएगा। बस यही आपको माइंड में रखना है, बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए वही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, जो अभी अभी हिंदी में बताया ना, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला सिद्धांत क्या है, रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब देखिए अगला सिद्धांत क्या बोल रहा है। अगला सिद्धांत क्या है, विकास का जो अगला सिद्धांत है, ये सिद्धांत बोल रहा है, अगला सिद्धांत मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। देखिए मस्तक मतलब क्या होता है, सिर, सिर होता है ना, तो वही बोल रहा है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। मतलब क्या, जो बालक का विकास होता है कैसे होता है, इसके पहले भी विकास का जब बता रहे थे, विकास का क्रम उसके बारे में तो बताए थे। बालक का विकास कैसे होता है, बालक का विकास उसके सिर से स्टार्ट होता है। सिर से कहाँ, नीचे की ओर जाता है, सिर से पैर की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत को सिर से पैर का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, या पूछ भी सकता है, नहीं पूछा होगा, तो किस सिद्धांत को सिर से पैर का सिद्धांत कहते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर देगा आपका क्या, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कभी ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है ना, कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी ऐसे पूछेगा सिर से पैर का सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है।
ये सबसे जो बता रहे हैं ना, क्वेश्चन आपका सीटेट में भर भर के पूछता है, सीटेट जेटेट ये सब में। बाकी आपका तो ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है बीएड वाले, तो अब तो नॉर्मल इतना इतना सारा पॉइंट लिखा दिए हैं, थोड़ा सा भी आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। पूरा डायग्राम के साथ सारा कुछ बता रहे हैं। और आप अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में डायग्राम बना दीजिएगा तो फिर मार्क्स तो पूरा फुल में फुल अच्छा मार्क्स मिलेगा, 90% तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके अनुसार क्या होता है। इसके अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। देखिए क्या होता है जब बच्चा का विकास, देखिए फिगर में देख रहे हैं ना, बच्चा का विकास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर से। बच्चा का विकास सिर से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से कहाँ, पैर की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना पैर की तरफ। फिगर में सारा कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया सिर से आरंभ होता है। बच्चे में विकास की प्रक्रिया इस नियम के अनुसार कहाँ से होता है, इस नियम के अनुसार जो बालक है बच्चा में जो विकास का प्रक्रिया कहाँ, सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाता है, सिर से पैर की तरफ जाता है। अर्थात विकास हमेशा ऊपर से, क्या विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उदाहरण देखिए क्या बता रहा है। गर्भ में जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भ्रूण में सबसे पहले किसका विकास होता है। आपको पहले भी बताएं कि जब भी जो कोई भी बच्चा का जन्म से पहले उसका विकास होता है तो पहले माँ के गर्भ में उसका क्या, सर का विकास होता है, बच्चा का सिर का विकास होता है। वही बोल रहा है कि गर्भ में किसका, भ्रूण में सबसे पहले सिर का विकास होता है। क्या होता है, सबसे पहले सिर का विकास, यानी कि सिर विकसित होता है। उसके बाद फिर क्या, जन्म के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाना सीखता है, करता है ना। जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके बाद पहला क्या करता है, बच्चा सबसे पहले सिर को उठाने के लिए सीखता है। क्या करता है, सबसे पहले सिर को उठाने के लिए सीखता है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे सिर पर नियंत्रण होने के बाद जब बच्चा सिर को उठाना सीख लेता है, आप लोग देखते होंगे अक्सर एग्जाम, ये एग्जाम्पल तो हम इतना बता ही रहे हैं आप लोग को, अपने आसपास में देखते होंगे जो भी बच्चा का छोटा रहता है तो बच्चा का सबसे पहले जो छोटा रहेगा तो पहले सिर को उठाएगा, सिर को उठाएगा, उसके बाद जो भी अलग कितना भी विकास होता है उसके बाद ही होगा। सबसे पहले क्या करता है, सिर पर नियंत्रण होने के बाद वह धड़ संभालता है, फिर बाद में दूसरे अंग जैसे पैर हिलाना डुलाना ये सब सीखता है। क्या करता है, सीखता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्रम भी बता रहा है। बच्चा सबसे पहले जब बच्चा का सिर हिलाएगा ना तो पहले क्या करता है, बैठता है। बैठने के बाद वह क्या करेगा, जब बच्चा, देखिए बच्चा का बार बार हम बोलते हैं जब बच्चा का जन्म होता है तो सबसे पहले सिर हिलाता है, फिर क्या रेंगना सीखता है, रेंगने के बाद क्या बैठेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा। वही क्रम बता रहा है कि बच्चा बैठने के बाद क्या खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद क्या करता है, खड़ा होने के बाद चलना सीखता है, फिर चलने के बाद क्या करता है, दौड़ने का सीखता है, दौड़ना सीखता है, इत्यादि सीखता है। उसके बाद वही बता रहा है कि यह दर्शाता है कि पहले सिर के निकट के अंगों पर नियंत्रण होता है, फिर सिर के दूर के अंगों पर। वही विकास का सिद्धांत बता रहा है कि जो भी बच्चा का विकास होता है तो पहले नियंत्रण भी क्या करता है, जो उसका सिर का अंग होता है ना वहाँ पे पहले बच्चा नियंत्रण करता है, उसके बाद फिर दूर के अंग पर नियंत्रण करता है। तो आई होप कि आपको भी सारा जो बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका पूछता है, भर भर के क्वेश्चन आपका सीटेट में जेटेट में क्वेश्चन पूछता है पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना विकास का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है पूरा। हर एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, जो भी आपका ये सब एग्जाम है सीटेट जेट का, 1 से 3 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। कभी कभी एक से ज़्यादा भी पूछ देता है, 1 2 3 भी पूछ देता है इससे रिलेटेड करके। फिर उसी का ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर क्या, एकीकरण का सिद्धांत पहले भी बताए थे। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो बालक होता है ना, उस चीज़ को उसको पकड़ना है तो वह सारा कुछ अपना पूरा हाथ का प्रयोग करता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, सिर्फ कुछ फिंगर का, उंगली का प्रयोग करता है। उसके बाद फिर दोनों को मिलाकर प्रयोग करता है। तो उसी को क्या बोला गया है, एकीकरण का सिद्धांत। क्या बोला गया है, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए क्या लिखा हुआ आप पढ़ते हैं। देखिए विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ये तो सही है कि बच्चे में जो भी विकास होता है वह क्या करता है, तो एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि बच्चा पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है। ठीक है ना, जैसे फिगर में देख रहे हैं बच्चा अपना दोनों हाथ को यहाँ पे जो भी इसको कुछ पकड़ना है तो दोनों हाथ से पकड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या करता है,
बच्चा पहले अपने सीखता है, फिर उस अंग के भागों का, मतलब इसका अंग का भाग दोनों हाथ है तो फिर एक सिर्फ जो अंग का भाग हाथ है, इसका भाग क्या है, फिंगर है ना, तो फिंगर को पकड़ने के लिए सीख रहा है, फिंगर से उसको टच करने के लिए सीख रहा है। ठीक है, चलाना सीखता है। फिर इसके बाद वह उन संपूर्ण अंग और उसके भागों की क्रियाओं को एक साथ प्रयोग में लाता है, उनमें एकीकरण करना सीखता है। वही बता रहे, जैसे पहले क्या है, ये दोनों फिंगर से, इससे भी देख, इस हाथ से भी, इस हाथ से, दोनों हाथ से इस चीज़ को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्या करता है, हाथ का जो फिंगर है उससे पकड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब दोनों को मिला कर देखिए क्या कर रहा है, अपने फिंगर का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है और हाथ का भी यूज़ कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यही विकास का जो प्रक्रिया है एकीकरण का, उसको यहाँ पे दर्शा रहा है। ये डायग्राम किसको दिखा रहा है, ये फिगर जो विकास का जो सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत, उसको दिखा रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ कोशिश किए कि आपको डायग्राम से दिखाएं। देखिए पहले क्या कर रहा है, दोनों हाथ का प्रयोग कर रहा है, फिर उसका हाथ का जो अंग है उंगली, उसका प्रयोग कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, फिर दोनों को मिला के कर रहा है, यानी क्या, एकीकरण कर रहा है। पहले अलग अलग किया, अब दोनों को मिला के कर रहा है। देखिए फिंगर से भी कर रहा है, हाथ से भी कर रहा है। तो यही बताता है एकीकरण का सिद्धांत, बालक में जो विकास का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत, वही बता रहा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, देखो वही भी यहाँ पे एग्जांपल, एक बालक पहले पूरे हाथ को, ये हाथ भी ये हाथ को, तो ये क्या सामान्य क्रिया है। फिर चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, फिर सिर्फ उंगली को, मतलब किसी विशेष एक उंगली को, तो विशेष क्रिया में आ जाएगा। उंगली को चलाना सीखता है और फिर हाथ एवं उंगलियों, हाथ और उंगलियों को एक साथ, मतलब क्या, जो इंटीग्रेट करके पूरा दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। फिर जैसे कि लिखने या वस्तु को पकड़ने में, पहले किया ना, दोनों हाथ का किया, फिर पहले दोनों हाथ से पकड़ने का कोशिश किया, फिर एक हाथ का जो उसका उंगली है उससे पकड़ने का कोशिश किया, अब उंगली और हाथ दोनों से पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो आई होप आप लोग को भी ये सारा पॉइंट हम जितना भी बताएं अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया है सर, तो हम और कोशिश करेंगे और अच्छा से समझाएं, क्योंकि ऐसे भी हम इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग भी को लगता होगा नहीं सर बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम समझा रहे हैं चीज़ों को लिख करके, सारा कुछ जितना भी लिखा हुआ है एक एक चीज़ को, क्योंकि देखिए कंटेंट बनाने में जितना हम कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं ना, ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछेगा। बाकी फिर प्रैक्टिस तो हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं इस चैप्टर में, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर अगर आप मेरे साथ देखिए पढ़ रहे हैं तो एक साथ आपका पूरा बीएड का सारा वो उसका तो पढ़ाई होगा, उसके साथ साथ क्या आपका जेटेट सीटेट या जो भी यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, सारा का तैयारी एक साथ हो जाएगा। क्योंकि देखिए सीटेट में क्या होता है, रिजल्ट आपको पता है ना, कि उसमें अगर 10 लड़के सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो एक लड़का पास कर पाता है, क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चे एक बार में अगर बैठते हैं 6 to 8 में या 1 to 5 में, तो उसमें मात्र 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। सोच लीजिए रेशियो कितना कम है। तो इसीलिए अगर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, आप मेरे से अगर आप पढ़ रहे हैं बीएड में, तो आपको अलग से जो भी आपका सीटेट या जेटेट या अदर स्टेट टेट के लिए फिर से आपको सीडीपी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारा कुछ हम अच्छा से आपको पढ़ा रहे हैं, और मेरा नोट्स को पूरा अच्छा से बना के रखिएगा, जितना कुछ हम लिखवा रहे हैं बहुत सा बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक का कंटेंट इसमें एक साथ मिला के लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब। वही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ, ठीक है ना, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ के अपना समझ सकते हैं, क्योंकि हम सारा कुछ हिंदी में समझा दिए हैं। अब आप इंग्लिश में आपको लिखना है, जो भी समझना है तो इंग्लिश को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला विकास का सिद्धांत क्या है। अगला विकास का सिद्धांत क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, आपको बताया ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि विकास का स्टार्टिंग में ही बताए थे, विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। क्या क्या, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, फिर सृजनात्मक विकास, बहुत सारा विकास होता है, ठीक ना। तो सारे जो विकास के जितने भी आयाम है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में परस्पर संबंधित है, वही बता रहा है जो विकास का सिद्धांत है ना, ये जो विकास का सिद्धांत है
वही बता रहा, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के विकास, जो मनुष्य के विकास का जो विभिन्न आयाम है, कौन कौन सा है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक, सभी प्रकार के विकास में क्या पारस्परिक संबंध होता है। क्योंकि देखिए बच्चा का सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चा का सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होगा तभी उसका मानसिक विकास होगा। क्या कभी उसका, जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा उसका मानसिक विकास नहीं होगा, तो फिर जब तक उसका मानसिक विकास नहीं होगा फिर और भी आगे से भाषाई विकास है, होगा नहीं होगा। तो जितने भी विकास के जो भी आयाम है ना, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, हर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, ये सभी विकास के क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पहले ही बोले निर्भर होते हैं, एक के साथ अन्य सबका विकास होता है, एक का विकास होता है तो उसके बाद दूसरे का, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, सबका विकास होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है फिगर में, ये जो विकास है सब देखिए यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट पे, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सारा तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। इस विकास में सब क्या है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। फिगर के द्वारा वही समझाने का कोशिश किया गया है आप लोगों को, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आखिर हम इतना कुछ बता रहे हैं तो आप एक चीज़ को कर रहे हैं नोटिस, हम जितना कुछ भी लिख रहे हैं या एग्जाम्पल लिख दिए, हम चाहते तो सिर्फ आपको बोल देते हैं, हर में बता भी रहे हैं एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हम दे रहे हैं आप लोग को। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, अभी किए तो आपका कुछ दिन आपका माइंड में रहेगा, एक सप्ताह 15 दिन रहेगा, फिर आपने ना फिर बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आपका नोट्स में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ रहेगा तो एक बार आप सिर्फ नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तो तुरंत आपका माइंड में आ जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए सारा कुछ हम एग्जाम्पल भी देखिए, हर जितना भी विकास का सिद्धांत बताए सब में उदाहरण दिए हैं, सब जगह आपको नहीं मिलेगा, सोचिए हर जगह में एग्जाम्पल आपको दिए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर का अंदर या बाहर का जो भी अंग का वृद्धि होता है तो क्या होता है, उसका भार या आकार बढ़ता है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है। ये भी बोल रहा है जैसे जैसे कोई बच्चा है या बालक है तो उसका आंतरिक या बाहरी अंग का विकास होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कार्य क्षमता भी बढ़ेगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे शरीर के अंगों, उसमें क्या विशेषकर ज्ञानेंद्रिया, जो भी ज्ञानेंद्रिय क्या, हाथ कान नाक जीभ ये सब आते हैं ना, तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, जो सेंस और मोटर ऑर्गन्स जो भी होते हैं ना, कि कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। ये सारा कुछ हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि अगर बार बार में हम क्लास में एक ही चीज़ को नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। सामाजिक, मानसिक, भाषाई विकास क्या होता है, सब विकास के बारे में हम डिटेल से पहले आपको बता चुके हैं। अब सारा कुछ पूरा, जो भी नहीं देखे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एप्लीकेशन में, पूरा अच्छा से फोल्डर बना हुआ है, सारा आप जाइए, टॉपिक वाइज बना हुआ है, यूनिट वाइज, वहाँ पे सारा कुछ अच्छा ये सब कुछ समझाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यह सब विकास तभी संभव है, जो ये विकास है तभी संभव है जब इनके लिए उचित वातावरण और शिक्षा, उचित मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट और शिक्षा उपलब्ध हो। ये सारा कुछ जो होता है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये सब होगा तभी, कब होगा, ऐसा नहीं कि होगा, जब उसके लिए प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तभी होगा, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर इन्वायरमेंट बालक को मिलेगा तभी उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला विकास का सिद्धांत क्या है। उसी का यह इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको इंग्लिश में पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि हम देखिए अभी जो मेरा ये लगभग 1.5 घंटे का क्लास हो जाएगा, सिर्फ विकास का जो सिद्धांत है आप देखिएगा, तो ये सब
आधा घंटा में सब खत्म कर देते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को आपको 1.5 घंटा में बता रहे हैं। और फिर हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो सोचिए 3 घंटा चला जाएगा, 2.5 से 3 घंटा। तो उतना लेक्चर आप देखिएगा नहीं, बोर हो जाइएगा। तो इसीलिए जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं खुद से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? मतलब समान प्रतिमान मतलब अपने जैसा ही एक प्रतिमान व्यक्ति को या जीवधारी को उत्पन्न करना, ठीक ना। समान प्रतिमान उसी के जैसा ही, जैसे प्रतिमा स्थापित करना होता है ना, जैसे इसमें क्या, इस सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव है, कोई जानवर है या मनुष्य है, तो अपने जैसे क्या करते हैं, जीव को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। जैसे क्या, अगर कोई आदमी है तो अपने जैसा संतान को पैदा करता है ना, अपने जैसा बच्चा को पैदा करता है। उसी तरह अगर हाथी है तो हाथी क्या करता है, अपने जैसा ही हाथी को, छोटा हाथी को क्या करता है, पैदा करता है ना। तो उसी तरह वो सिद्धांत उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ के देख लेते हैं एक बार। इस सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। क्या समानता पाई जाती है? प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो, पशु प्रजाति पशु हो, या मानव हो, मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप एक निश्चित विकास प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। वही बोले, जैसे कोई हाथी है तो ये अपने जैसा छोटा हाथी को, बच्चा को पैदा करेगा। जैसे ये आदमी है तो अपने जैसा बच्चा को पैदा करेगा। तो उसी के बारे में यह सिद्धांत बताता है। विकास का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, उसी के बारे में बताता है। अब चलिए देखिए, इसमें भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का क्या, विकास का प्रतिमान एक ही है। क्या, जैसे सभी बच्चे पहले क्या करते हैं, बैठते हैं, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर सीखते हैं, भले वे किसी भी देश में पैदा हो। क्या होता है, किसी भी देश में पैदा होता है, सबका जो एक होता है ना, जो प्रतिमान होता है, विकास का जो प्रतिमान होता है एक ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सब पहले जो भी बच्चे, चाहे वह किसी भी देश में रहे, किसी भी प्रजाति से हो, किसी भी जाति से हो, किसी प्रजाति, किसी भी देश से हो, सबसे पहले क्या करते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर सीखते हैं, भले वह किसी भी देश या किसी भी देश में पैदा हुए हो, किसी भी प्रजाति से हो। तो हमको लग रहा है कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। सारा कुछ अच्छा से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को डायग्राम के साथ। तो चलिए अब अगला जो बचा हुआ उसको देखते हैं। उसी का यह इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा लास्ट जो विकास का सिद्धांत है, जो विकास का सिद्धांत लास्ट क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए एक बच्चे का जब भी विकास होता है ना, तो उसमें जो उसका अनुवांशिक कारक और ये वातावरणीय कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है, तभी एक बच्चे का विकास होता है। किस तरह से उसका जो अनुवांशिक गुण उसको मिला है और किस तरह से बाहर का जो प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, दोनों पे उस बच्चे का विकास डिपेंड करता है। दोनों की अंतःक्रिया का सिद्धांत, उसी के बारे में यह सिद्धांत बताता है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वंशानुक्रम मतलब वही अनुवांशिकता, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। दोनों का क्या होता है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस होता है। विकास केवल किसी एक का परिणाम नहीं है। विकास में सिर्फ एक चीज से नहीं होगा, दोनों का परिणाम। किसका किसका, एक का परिणाम नहीं है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका किसका, तो बालक का विकास किसका किसका अंतःक्रिया का परिणाम है, तो अनुवांशिकता का और पर्यावरण का। किसका किसका, देखिए अनुवांशिकता का और वातावरण का या पर्यावरण का, ठीक है। जैसे देखिए अब हम लोग उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका मतलब उसका मीनिंग यह हुआ कि जो बच्चा का डेवलपमेंट है, विकास है, किसका परिणाम है, तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी इनटू किसका, वातावरण का। क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद किसका, बच्चा का डेवलपमेंट होता है। बच्चा का डेवलपमेंट में उसका वंशानुक्रम, अनुवांशिक गुण का और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए बच्चा का यहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक ना, तो किस किस से हो रहा है बच्चा का, यहाँ पे इसका जो अनुवांशिक कारक है, यहाँ देखिए इस बच्चे में अनुवांशिक कारक भी जा रहा है,
आनुवंशिक कारक भी इसको मिल रहा है, और यहाँ से क्या, इसको अपना इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट में बहुत सारे, देखिए स्कूल कॉलेज आ गए हैं, सारे कुछ यहाँ पे खेलने का, उसके फ्रेंड बहुत से यहाँ पे आ गया है, तो सारे कुछ को मिलाकर एक बच्चा का डेवलपमेंट होगा। तो जो बच्चा का विकास होता है क्या, उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बीज का दृष्टांत दृष्टांत किसी बीज में जो अंतर्निहित क्या होता है, किसी बीज में अंतर्निहित जो क्षमता होता है ना, क्षमता को पृष्ठफुलित मतलब अंकुरित होने के लिए क्या मिट्टी, खाद, पानी, हवा अर्थात वातावरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो जो भी एक बीज रहेगा उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद, पानी, हवा, सारा कुछ चाहिए, मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए ना, की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बालक में क्या, उसी प्रकार एक बालक में भी आनुवांशिकता से प्राप्त, जो भी उसको आनुवांशिकता से प्राप्त मिलता है, प्राप्त क्षमताओं को अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से क्या क्या आता है, पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा का सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रामू का उदाहरण। किसका उदाहरण, तो रामू का उदाहरण लेते हैं। क्या, यदि उचित वातावरण ना मिलने पर क्या, उचित वातावरण ना मिले तो, यदि उचित वातावरण ना मिले तो बालक अविकसित रह सकता है। क्या कर सकता है, अगर बालक को प्रॉपर इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा, अविकसित रह सकता है। ठीक ना, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है, सन 1991 में भेड़िए द्वारा पालित, किसके द्वारा, तो भेड़ के द्वारा पाला गया एक बच्चा मिला। ठीक ना, भेड़ के द्वारा पाला गया एक बच्चा मिला जिसका नाम रामू रखा गया। क्या रखा गया, एक रामू रखा गया। ठीक ना, उचित मानव वातावरण ना मिलने के कारण क्या, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उसका विकास भेड़ियों की तरह था। किस तरह से, जैसे कोई बच्चा है, ठीक ना, तो वह भेड़ियों के साथ रहता था, उसका जो विकास, तो वो भेड़ के साथ रहा था, उसका इन्वायरमेंट किस भेड़ के जैसा हो गया, तो उसका क्या, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका डेवलपमेंट है, एक भेड़ के जैसा हो गया, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मतलब उसका कहने का क्या मतलब है कि जैसा उसको बच्चे का इन्वायरमेंट मिला उसका विकास भी उसी तरह हुआ, और भेड़ के साथ रहा तो भेड़ के जैसा उसका बिहेवियर है, उस तरह से विकास हुआ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए क्या, व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवांशिकता दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। एक बालक का विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण आपका आनुवांशिक कारक है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, वातावरणीय कारक भी है। तो एक बच्चे का विकास के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहीं पे उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था विकास के विभिन्न सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विकास के विभिन्न सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट सारा कुछ पढ़ लिए। अब इसमें क्या आता है कि विकास, बहुत से मनोवैज्ञानिक है जो विकास के सिद्धांत के बारे में बताएं। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जो पढ़ना है सिलेबस में, सारा को जिससे क्वेश्चन पूछता है वो सारे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जितने भी विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, अगले क्लास में एक एक करके उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और अभी भी आप लोग को बता रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोग जैसे बता रहे हैं, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक ना, अगर अभी तक आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाइएगा। ये टीचिंग एकेडमी का ही एप्लीकेशन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लोगो भी टीचिंग एकेडमी का ही लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी टीचिंग एकेडमी का ही लगा हुआ है, बस नाम इसका क्या है अभी, B.Ed DLED नोट्स लेसन प्लान है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको पूरा टीचिंग एकेडमी ही दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जाने के बाद आप सारा B.Ed का सेमेस्टर 1 का, फर्स्ट ईयर का,
फिर जेटेट का सीटेट का सारा का पेड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे टीचर है, सारे हम लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बीएड का जितना भी इसमें स्टडी मटेरियल है, चाहे वह लेसन प्लान और डिटेल लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान, ईपीसी फाइल, जितने भी तरह के सारा उसमें मॉडल पेपर, मॉडल जो बनाना पड़ता है, चार्ट पेपर, सारा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ उसमें बना हुआ है, सारा कुछ का कोर्स। तो जिनको भी लेना है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा एप्लीकेशन है, तो देखिए देखिए ऑलरेडी इसमें कितना 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं इस एप्लीकेशन से। सोचिए ये सारे बच्चे कौन है, जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। आप कहीं से भी अगर बीएड कर रहे हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट बीएड के लिए दिया गया है। तो बीएड के साथ साथ आपको यहाँ पे सी टेट का भी मिलेगा, जे टेट का भी मिलेगा, यूपी टेट का भी, सारा कुछ धीरे धीरे इसमें अपडेट होते रहेगा। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।